जय हिंद साथियों, मैं अनिल जादव आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति, एक नई पहल, नई शुरुआत, नए जोश के साथ। दोस्तों आज थोड़ा सा जोश में हूं, मजेदार क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं और हर एक क्वेश्चन के अंदर एक बेहतरीन कंसेप्ट जो कि हर किसी न किसी टॉपिक से रिलेट करता होगा। बोलते हैं सर आप प्रैक्टिस जो कराते हैं ना, कंबाइंड प्रैक्टिस कराओ। बिल्कुल कंबाइंड प्रैक्टिस, आपकी जो आज्ञा होगी हम वो कराएंगे, ठीक है। आप जैसा पसंद करोगे हम वैसा पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेनी है। बस आपको क्या करना है, साथ बने रहना है, ठीक है। आज की जो क्लास होगी मिक्सअप प्रैक्टिस क्वेश्चंस क्लास, यानी कि वहां पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो पूरी ग्रामेटिकल एरिया से कवर करेंगे, किसी भी टॉपिक से हो सकता है। और बेहतरीन कंसेप्ट मैं क्वेश्चन के अंदर उसका एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा। लेकिन शर्त यही है कि कम से कम बच्चे नहीं होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे होने चाहिए। आप लोगों को पता है क्या करना होता है, बार बार कहने की कोई जरूरत नहीं है। फटाफट से एक बार क्लास को शेयर कर देंगे और सारे के सारे बच्चे एक साथ जुड़ करके क्वेश्चंस पर फोकस करेंगे, जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम से रिलेट करता होगा, प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन आप यहां पर देख सकते हैं। देखिए यहां एक क्वेश्चन लिखा हुआ है और जो क्वेश्चन पहले प्रीवियस एग्जाम में आ चुका है, कौन से एग्जाम में आ चुका है, वो एसएससी सेक्शन ऑफिसर, जो एसओ की पोस्ट होती है एसएससी के अंदर, 2001 का क्वेश्चन हालांकि, लेकिन ये कई बार रिपीट भी होते रहते हैं और कंसेप्ट तो पता नहीं कितनी बार रिपीट होते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, हाँ तो यहां पर देखो एक सेंटेंस है, इसको पहले तो पढ़ना है आपको, फिर पढ़ने के बाद इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है, फिर आपको इसमें देखना है क्या गलती है। जब गलती होती है तभी ढूंढनी होती है, अगर गलती नहीं है तो लास्ट का ऑप्शन होता है, जबरदस्ती उसमें गलती मत बनाना, ठीक है। तो फटाफट से मुझे कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। मेरे प्यारे सभी साथियों को मेरा नमस्कार, जय हिंद, ठीक है। क्लास को फटाफट से जल्दी से आ जाओ भैया यार, जितने भी लोग डेली आते हैं और उससे भी ज़्यादा जितने लोगों को ज़रूरत है। इंग्लिश की प्रैक्टिस क्लास है, मज़ेदार क्लास है, बड़े बड़े क्वेश्चन है, पूरा जोश है, ठीक है। तो जोश को कम नहीं होने देना है, ठीक है। अगर मेरा जोश कम हुआ तो फिर समझ लेना, फिर गड़बड़ हो जाएगा सब मामला, है ना। तो जोश बनाए रखो, थोड़ा सा सपोर्ट करो, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़ा करो। देखिए पढ़ेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, व्हेन शैल वी अराइव टू आवर डेस्टिनेशन एंड नो एरर। ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है जिसमें आपको कोई एरर फाइंड आउट करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। प्रेपोजिशन की गलती आराम से बता सकते हैं, 10 से 15 सेकंड का टाइम मैं आप लोगों को दे रहा हूं। हालांकि टाइम बहुत है क्योंकि मैं बातें कर रहा हूं, तब तक का टाइम आपके पास ही है, तो आप आंसर कर सकते हैं। तो गलती आपको दिखाई दे रही होगी, नहीं दे रही है तो मैं बता देता हूँ कंसेप्ट क्या है। जब भी आपको किसी सेंटेंस के अंदर अराइव वर्ड मिलता है या फिर रीच मिलता है, ठीक है, तो इन दोनों के साथ में एक प्रेपोजिशन यूज होती है, या तो एट या फिर इन, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, बट टू आप कभी यूज नहीं करेंगे। तो गलत तो हो गया। अब इसको सही करना है। जैसे मान लो सर अगर एरर में ना करके ये इंप्रूवमेंट में आता तो इसको सही कैसे करते हैं। हालांकि गलती तो आपको पता चल गई, तीसरे पार्ट में है, आंसर हो जाएगा आपका तीसरा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा टफ टास्क नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये कि सर एट और इन दोनों में से भी क्या कब लगाते हैं, कौन सा कब लगाते हैं। तो जब मैंने आपको इन और एट में पढ़ाया होगा कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। जब बड़ा स्थान होता है, कोई भी बिग प्लेस, जब, क्योंकि अराइव और रीच दोनों का मतलब होता है पहुंचना, किसी जगह पर पहुंचना। तो जब प्लेस की बात होती है वो प्लेस कैसा होगा, बिग प्लेस होगा। कैसा होगा, बिग प्लेस। तब आपको क्या यूज करना होता है, इन। और अगर कोई छोटा प्लेस होता है, स्मॉल प्लेस, तो वहां पर क्या यूज करेंगे, एट। बस इतना फर्क होता है। तो यहाँ पर देख लो डेस्टिनेशन की बात हो रही है, तो नॉर्मली आप कुछ ना यूज करो, कोई समझ में ना आ रहा है तो कम से कम एटलीस्ट आप एट लगा सकते हैं। यहाँ पर टू को हटा करके क्या लगा देंगे, एट लगा देंगे। गलती पता चल गई, कंसेप्ट पता चल गया और उसको क्लियर भी कर लिया, ठीक है। अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको समझ में आ पा रहे हैं तो फटाफट से रिस्पॉन्स करेंगे, क्लास को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पढ़ो और इसका आंसर करो। फटाफट से पढ़ के मुझे इसका आंसर करेंगे सभी लोग मिलकर के। बताइए। सामने से हट जा रहा हो, बच्चे बोलते हैं सामने से हट जाएगा। देखो बहुत ही सिंपल है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। यहां लिखा हुआ है क्या, यहां लिखा हुआ है द ऑफिसर इज एंग्री ऑन द क्लर्क फॉर नॉट अटेंडिंग द वर्क या टू द वर्क। जो ऑफिसर है उसने क्या किया, वो गुस्सा हो रहा है, किसकी वजह से, वो वर्क को अटेंड नहीं करते हैं इसलिए। देखिए यहां पर एक वर्ड होता है एंग्री, ये भी प्रेपोजिशन का गलती है,
ठीक है, इसमें भी प्रेपोजिशन की प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर एक एंग्री वर्ड होता है जिसके साथ दो प्रेपोजिशन आप यूज कर सकते हैं, एंग्री विद भी यूज कर सकते हैं और एंग्री एट यूज कर सकते हैं। दोनों एंग्री एट भी यूज कर सकते हैं, एंग्री विद भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो एंग्री के साथ उसने क्या यूज कर दिया है, ऑन। ये गलत तो हो गया, ये फिक्स प्रेपोजिशन का पार्ट होता है भैया। दोनों ही क्वेश्चन कहाँ से आए, फिक्स प्रेपोजिशन से आते हैं। मैं जब भी प्रेपोजिशन पढ़ाता हूँ हर बार इंसिस्ट करता हूँ कि भैया जो प्रेपोजिशन का पार्ट होता है उनमें भी फिक्स प्रेपोजिशन का मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना, फिक्स प्रेपोजिशन वाला पार्ट। और वो हम लोग पढ़ते नहीं क्योंकि वहाँ पे याद करना पड़ता है। तो मैंने आपको कराया होगा, और अगर नहीं भी कराया होगा, जैसे मान लो आप लोग नए हो या उसमें से कुछ स्टूडेंट नए हैं जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा है, तो उनकी प्रॉब्लम भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ। मैं तुरंत के तुरंत कंसेप्ट भी बताता हूँ, वो भी डिटेल में, जितना होता है उतनी डिटेल में, ठीक है। तो एंग्री के साथ आप दो प्रेपोजिशन यूज कर सकते हैं, विद भी और एट भी। लेकिन सर एट कब यूज करेंगे, एट तब यूज करेंगे जब यहाँ पर कोई नॉन लिविंग थिंग होगी। क्या होगी, नॉन लिविंग थिंग। जैसे लास्ट में थिंग आएगा मतलब ये नॉन लिविंग हो गया। समथिंग की बात होती है, समथिंग मतलब कि जो भी कोई नाउन है जो कि नॉन लिविंग है, तब आपको क्या यूज करना है, एंग्री के साथ एट। लेकिन जब कोई व्यक्ति है, कोई इंसान है, कोई पर्सन है, तो पर्सन के लिए हम क्या यूज करते हैं, पर्सन के लिए हम यूज करते हैं विद। एंग्री विद पर्सन और एंग्री एट समथिंग मतलब किसी भी चीज पर नॉन लिविंग। तो यहां पर देख लो आगे क्या लिखा हुआ है, द क्लर्क। क्लर्क क्या होगा, एक पर्सन होगा, और पर्सन क्लर्क तो कोई भी हो सकता है, लड़का लड़की, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एट यूज नहीं करना है, विद यूज करना है। ऑन तो आएगा ही नहीं, गलत तो आपको पहले ही लगना चाहिए, ठीक है। ऑन तो कभी आता ही नहीं है एंग्री के साथ। तो एट और विद दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, क्लियर है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट में, यानी कि सेकंड पार्ट इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, वेल डन। बस क्लास को शेयर कर दीजिए जितने भी लोग आपके साथ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे, आंसर करेंगे, कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे। फिर जब कुछ भी नहीं आएगा तब मैं आपको समझाऊंगा। जिसको आएगा उसको बहुत बहुत मजा आएगा। थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए। मैं स्लो इसलिए चलता हूं ताकि दोनों लोगों को कवर कर सकूं। एक वो व्यक्ति जिनको इंग्लिश आती है और उसको समझाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उसको बताना पड़ता है, ठीक है। उसका रिवीजन होता है, उसको चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाती है, उसको रुकना चाहिए। लेकिन उस बच्चे का क्या जिसको बिल्कुल कुछ नहीं आता है, अगर उसको नहीं समझाया तो देश का जो फ्यूचर है वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। दोनों लोग, जिसको सब कुछ आता है वो थोड़ा पेशेंस रखे, थोड़ा वेट करे, और जिसको बिल्कुल नहीं आता उसको मैं डिटेल में समझा ही रहा हूं, दोनों लोग कवर हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं आपके हिसाब से चलूं, बढ़िया वाले स्टूडेंट के हिसाब से जिसको पहले से आता है, और उसको छोड़ दूं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। एक का छूट जाएगा, एक का हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूं सबका हो, ठीक है, सबको चीज़ें समझ में आए। तो देखो थर्ड वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर करेंगे जल्दी से, फटाफट। मैं वेट कर रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या प्रॉब्लम है इसमें। बताइए जल्दी फटाफट। हट जा रहा हूं, लो। बहुत बढ़िया, शानदार, वेल डन। चलिए देखते हैं क्या सोचा आपने, क्या इसका आंसर किया है। द पेशेंट वॉज अकम्पनीड विद हिज फ्रेंड। ये भी आपकी प्रपोजिशन कंसेप्ट से रिलेट करती है। इसमें भी जो है प्रपोजिशन से रिलेटेड ही प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है मैं आपको बताता हूं। द पेशेंट वॉज अकम्पनीड। अकम्पनीड एक वर्ड होता है, क्या होता है, अकम्पनीड। ये वर्ब होती है अकम्पनीड। इसका मतलब होता है के साथ। क्या मतलब होता है, के साथ। लेकिन अकम्पनीड कभी अकेला यूज नहीं किया जाता, इसके साथ एक फिक्स प्रपोजिशन होती है बाय। अकम्पनीड बाय होता है, हमेशा ही यूज किया जाएगा अकम्पनीड बाय, और इसके आगे किसी चीज का या किसी इंसान का नाम लिखा होगा, ठीक है, किसी भी पर्सन का नाम लिखा होगा। अकम्पनीड बाय पर्सन मतलब किसी व्यक्ति का नाम होगा, लिविंग नाउन होगा। यहाँ पर हिज फ्रेंड लगा हुआ है और यहाँ पर विद लगा हुआ। मैंने इसको हाईलाइट भी किया था पहले, तो आपको विद को हटा करके क्या कर देना है, बाय। समझ में आ रहा ना, अकम्पनीड बाय। सारे के सारे फिक्स प्रपोजिशन से रिलेट करते हैं। तीनों के तीनों क्वेश्चन आपको रट लेना है, इनको लिख लेना है, कहीं पर याद कर लेना है। अकम्पनीड बाय आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड पार्ट में आंसर हो जाएगा। याद रखना, जब भी आपको कुछ बड़ा, कुछ नया, कुछ अच्छा करना हो, एक बोलते हैं ना कि मुझे तो एक बहुत बड़ा आदमी बनना है, एक लीडर बनना है, तो एक बहुत बड़ा आदमी बनने के लिए, बहुत अच्छा लीडर बनने के लिए सबसे पहले बनना होता है एक बहुत अच्छा फॉलोवर, ठीक है। एक बहुत अच्छा टीचर बनने के लिए सबसे ज़रूरी होता है बहुत अच्छा स्टूडेंट बनना, और बहुत अच्छा ऑफिसर बनने के लिए भी, और बहुत बड़ा एम्प्लॉय बनने के लिए भी आपको एक
स्टूडेंट, एक बेहतरीन स्टूडेंट होना या उसकी क्या बोलते हैं प्रेजेंस होना, एक स्टूडेंट की तरह प्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। याद रखना, जब तक आप एक फॉलोवर अच्छे नहीं बन पाओगे, एक स्टूडेंट अच्छे नहीं बन पाओगे, ठीक है, तब तक आप एक नायक, एक लीडर या फिर एक ऑफिसर या एक तरीके से आप लीडर नहीं बन सकते, लीडरशिप में नहीं जा सकते। याद रखना, तो चीज़ों को सीरियसली लो, ठीक है, और क्या करोगे आप, छोटी छोटी चीज़ों को, है ना, समझना शुरू करो। और बढ़िया बात तो यही होती है कि जहाँ पर हो, जो भी आप कर रहे हो, अभी पढ़ाई कर रहे हो, स्टूडेंट लेवल पे हो, तो स्टूडेंट लेवल को ही एकदम 100% दो, जिससे आप आगे की स्टेज पर अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए, ठीक है। फोर्थ देख लो, फोर्थ नंबर पे क्या लिखा हुआ है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है द न्यू टैक्सेशन रेट्स अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट आर बाउंड टू इफेक्ट द एक्सपोर्ट सेक्टर। ट्राई करके मुझे बताएंगे कि इस प्रॉब्लम में, इस सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम है या नहीं, अगर है तो कहां पर है और क्या प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर भी लिखेंगे और उसका आंसर करते टाइम पे क्वेश्चन नंबर जरूर लिखना। फटाफट बताएंगे जल्दी से इसका आंसर क्या होना चाहिए। आया समझ में? चलो मैं बताता हूं। यहां पर लिखा हुआ है द न्यू टैक्सेशन रेट्स अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा न्यू टैक्सेशन रेट्स को क्या किया गया, अनाउंस्ड किया गया। आर, तो ये आर जो है वो इसके लिए है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। बाउंड, ये पैसिव वॉइस हो गया। टू इफेक्ट, तो देखिए यहां पर ये क्या लग रहा होगा आपको, इन्फिनेटिव लग रहा होगा। क्या लिख रहा होगा, इन्फिनेटिव लग रहा होगा। लेकिन ये इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है पता है? इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, ये होता है इन्फिनेटिव। लेकिन कभी भी टू प्लस नाउन नहीं होता है इन्फिनेटिव, टू प्लस नाउन थोड़े ना होता है इन्फिनेटिव। अब सर इसमें क्या गलती है? आपको सुनने में, देखने में, पढ़ने में सब अच्छा लग रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है? यहाँ पर आपको इफेक्ट और अफेक्ट में फर्क नहीं पता। एक होता है इफेक्ट और एक होता है अफेक्ट। ये अफेक्ट जो होती है ना, ये आपकी वर्ब होती है, ठीक है, और ये होता है आपका नाउन। क्लियर? हालांकि ये भी वर्ब की तरह यूज होता है, लेकिन इसका यहाँ पर, वहां पर दूसरा मीनिंग होता है। तो जो इफेक्ट वर्ड होगा ये नाउन हो जाएगा, अफेक्ट जो होगा ये वर्ब होगी। तो अगर आपको टू के साथ इन दोनों में से कोई वर्ड ऐड करना है तो क्या ऐड करोगे? वर्ब, यानी कि टू इफेक्ट की जगह क्या करोगे? टू अफेक्ट। तो नाउन यूज नहीं करते हैं प्रेपोजिशन के बाद में। यहाँ पर अफेक्ट नहीं करना है, इफेक्ट नहीं करना है, क्या करना है? अफेक्ट करना है, क्योंकि टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, ना कि नाउन। क्लियर? तो इसमें गलती कहाँ हो जाएगी? टू इफेक्ट, यानी कि सी पार्ट में, थर्ड पार्ट में गलती हो जाएगी। तो आंसर भी आपका थर्ड हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, वेल डन। आगे बढ़े, देख लो सेक्शन ऑफिसर, सिलेक्शन ऑफिसर ऑडिट विभाग का क्वेश्चन है, आराम से देख सकते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन आप लोगों के सामने, जल्दी से इसका आंसर करके मुझे बताएंगे क्या प्रॉब्लम है, फटाफट सभी लोग। वेल डन। चलिए, आई नेवर कंसिडर्ड हिम टू बी अ पर्सन हु वुड गो बैक ऑन हिज प्रमिस। मैंने कभी इसको कंसिडर नहीं किया टू बी अ पर्सन, एक ऐसा इंसान होने के लिए, हु वुड गो बैक, वो वापस जाएगा, ठीक है, ऑन हिज प्रॉमिस, अपने वादे से मुकर जाएगा। एंड देन और उसके बाद डू नॉट इवन अपोलोजाइज, और मुझे माफ भी नहीं करेगा, या माफी मतलब उसे ऐसा बुरा भी नहीं लगेगा, अपोलोजाइज भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यहां पर दो एक्शंस को उसने एक साथ जोड़ा, एक तो अपोलोजाइज को और एक को गो बैक को, ठीक है। तो यहां पर दो एक्शंस को उसने एंड से जोड़ दिया है, ठीक है। अच्छा, इसका बोलने वाला, सुनने वाला, कहने वाला, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सबका एक ही है, मतलब सेम है, लेकिन यहाँ पर दो एक्शन है, तो गो बैक और अपोलोजाइज। लेकिन गो बैक जो है एक्शन से पहले एक हेल्पिंग वर्ब यानी कि मॉडल वर्ब लगी है वुड, लेकिन इससे पहले क्या लगी हुई है? डू नॉट। तो यहाँ पर ये मॉडल वर्ब में बना दिया है, ये इसने प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना दिया है, जबकि सेंटेंस जो होता है पूरा कंप्लीट एक सीक्वेंस में होना चाहिए, है ना। अगर पास्ट है तो पास्ट में ही होना चाहिए। वुड भी जो है फ्यूचर का पास्ट है, वुड लगा रखा है
विल होगा फिर उसका पास्ट किया है, तो यहाँ पर भी आपको डू को हटा करके ही वुड का ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि दोनों एक्शन सेम टाइम पर बोले जा रहे हैं, सेम टाइमिंग पे बोले जा रहे हैं, तो सेम टाइमिंग का ही हेल्पिंग और आपको यूज करना होगा। तो यहाँ पर डू नॉट की जगह क्या हो जाएगा, वुड नॉट इवन अपोलोजाइज, ऐसे करके पूछा जाएगा। सिलेक्शन ऑफिसर ऑडिट एग्जाम 1997 मेरी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। जब मैं पैदा हुआ था तब का क्वेश्चन है। फीमेल्स आर नॉट अपॉइंटेड इन आवर कॉलेज, जो फीमेल्स हैं वो हमारे कॉलेज में अपॉइंट नहीं की जाती हैं। जल्दी से आप मुझे बताएंगे कि यहां पर क्या आना चाहिए। एसएससी सिलेक्शन ऑफिसर ऑडिट 2001 का क्वेश्चन है। बताओ, देखो, फीमेल्स आर नॉट अपॉइंटेड। अपॉइंटेड का मतलब जानते हो, इसका मतलब होता है नियुक्त करना, नियुक्त करना। और इन आर कॉलेज, तो कॉलेज क्या है, असेंबली है, राज्यसभा है, विधानसभा है, या फिर क्या है, कोई इलेक्शन चुनाव, कुछ ऐसा तो नहीं है कॉलेज। तो जब अपॉइंटमेंट की बात होती है तो अपॉइंट करना होता है जहां पर पोस्ट जो होती हैं, जैसे किसी को सीएम की पोस्ट पर अपॉइंट कर दिया, नियुक्त करना होता है। इसका मतलब क्या करना, नियुक्त करना। लेकिन यहां पर कॉलेज की बात करें तो कॉलेज में किसी को नियुक्त नहीं किया जाता है, कॉलेज में किसी को जॉब दी जाती है, वहां पर रखा जाता है किसी काम के लिए, तो उसको एम्प्लॉयड बोला जाता है। जब किसी आप वर्कर को, किसी एम्प्लॉय को या किसी सर्विस को, सर्विसमैन में सर्विस में जुड़ते हैं तो वहां पर लोगों को एम्प्लॉयड किया जाता है, ना कि नियुक्त किया जाता है। तो अपॉइंटेड वर्ड जो है यहां पर इनअप्रोप्रिएट है, आपको अपॉइंटेड की जगह एम्प्लॉयड करना है। क्या करना है, एम्प्लॉयड। की जो फीमेल्स है वो हमारे एम्प्लॉयड नहीं की जाती हैं, फीमेल्स आर नॉट एम्प्लॉयड इन आवर कॉलेज। क्लियर। इसका जो आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, सेकंड। सेकंड, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर आप लोगों को मिल जाना चाहिए। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। व्हेन स्टूडेंट्स, यहां पे लिखा हुआ है, आराम से पढ़ के बता सकते हैं। व्हेन स्टूडेंट्स आर इल दे फाइंड दैट दे हैव अ लॉट ऑफ वर्क। जैसे ही बच्चे, जब बच्चे बीमार थे, स्टूडेंट बीमार थे, उन्हें पता चला कि हमारे पास बहुत ज़्यादा काम है, टू कैच अप विद, उनको कंप्लीट करने के लिए। व्हेन दे रिटर्न, जब भी वो वापस आएंगे। कहाँ से वापस आएंगे, मनाली से, कुल्लू से, कहाँ से, जल्दी से बताएंगे, फटाफट से मुझे इसका आंसर करके बताइए। मैं सामने से हट जा रहा हूँ, जल्दी, कम ऑन फास्ट। चलिए देखो, व्हेन स्टूडेंट्स आर इल, जब स्टूडेंट्स बीमार थे, दे फाइंड आउट, उन्होंने पाया, दे हैव अ लॉट ऑफ वर्क, बहुत ज़्यादा काम है उन पे, टू कैच अप विद, उनको फिनिश करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। व्हेन दे रिटर्न, जब भी वो वापस आएंगे। तो देखो रिटर्न यहाँ पर जो वर्ड लिखा है ना, ये इनअप्रोप्रिएट है। आपका आंसर क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, कुछ लोग सी बता रहे हैं, कुछ लोग बी बता रहे हैं, कुछ लोग रिटर्न की जगह सही भी बता रहे हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर रिटर्न जो प्रॉब्लम है, रिटर्न वर्ड जो है यहाँ पे इनअप्रोप्रिएट क्यों है। क्योंकि रिटर्न का मतलब होता है जब किसी जगह से या किसी काम को करने के बाद आप वापस लौट के आते हैं, कुछ भी करने के बाद अब जब आप वापस लौट के आते हैं तो उसको रिटर्न बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर बच्चे क्या हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, वो कहीं गए नहीं है, बीमार हो रहे हैं, वहाँ से वापस आ रहे हैं, तो वहाँ पर रिकवर वर्ड यूज़ किया जाता है। क्या यूज़ किया जाता है, रिकवर। तो यहाँ पर जब वो रिकवर होंगे तब तक उन पर बहुत ज़्यादा काम होगा, ऐसा बच्चे सोच रहे हैं, ठीक है, या उन्होंने पाया। तो रिकवर वर्ड यूज़ करेंगे रिटर्न की जगह। रिटर्न तो जब कहीं पे फिजिकली कहीं से आते जाते हैं तब हम रिकवर वर्ड रिटर्न वर्ड यूज़ करते हैं। रिकवर आपको यहाँ पर यूज़ करना है, क्योंकि बीमारी से जब वापस आते हैं उसको रिकवर बोलते हैं, ठीक। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, वेल डन, है ना। अरे भैया कम लोग हैं लेकिन मज़ा नहीं आ रहा, और लाइक्स तो मुझे इतने दिख ही नहीं रहे जितने होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 बताओ क्या है इसमें प्रॉब्लम, जल्दी से फटाफट। अ चिल विंड ब्लू एंड आई सी फिंगर्स ऑफ डेथ क्रेप्ट अप माई स्पिन। बहुत ज़्यादा पूरे सेंटेंस को समझने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, आराम से बता सकते हैं, छोटा सा पॉइंट है। पहले मैं आपके आंसर कमिट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। तो जल्दी से कम ऑन फास्ट, जल्दी बताने की कोशिश करें।
2014 फर्स्ट सिटिंग। मैंने आपको बताया था दो चीज़, अगर नहीं बताया तो मैं दोबारा समझा रहा हूँ, जिसको नहीं आता उसको भी आएगा, जिसको आता है उसको भी आएगा। देखिए, जब कोई डिटर्मिनर दे रखा होता है ए, एन, द, या फिर दिस, या फिर दैट, इनमें से कुछ भी हो, इनके अलावा और भी वर्ड हो सकते हैं, लेकिन मैं अभी इनके बारे में बता रहा हूँ। इनके बाद जब दो वर्ड दे रखे होते हैं, एक और दो, तो इनमें एक तो होता है नाउन और वो हमेशा लास्ट में लिखा जाता है, एक होता है एडजेक्टिव जो कि नाउन से पहले लिखा जाता है। अगर दो वर्ड, तीन होते हैं तो एक एडजेक्टिव एडवर्ब हो जाता है, एडवर्ब पहले लिख देंगे, नाउन को हमेशा लास्ट में लिखते हैं। दो वर्ड हो गए, ठीक है, नाउन। तो इससे पहले एडजेक्टिव होना चाहिए, पहली चीज़। एक तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। दूसरी चीज़, एडजेक्टिव जो होता है ये कई तरीके से हो सकता है, ये एक नाउन भी हो सकता है, नाउन से एडजेक्टिव बन जाता है, ठीक है। एक मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी नाउन का एडजेक्टिव का काम कर लेती है, ठीक है, और एडजेक्टिव भी एडजेक्टिव का काम कर लेती है। वहाँ पर ये नाउन भी एडजेक्टिव का काम कर सकता है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी पास्ट पार्टिसिपल जिसे बोलते हैं। देखो यहाँ पर जो विंड है ना, वो कह रहे हैं कि अ चिल विंड, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक ठंडी हवा, मतलब ठंडी हवा की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो विंड है वो चिल नहीं है, चिल तो वर्ब होती है, चिल क्या होती है, वर्ब। लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म आप यूज करोगे तब जाकर के वो क्या करेगा, एडजेक्टिव का काम करेगा। क्या करेगा, एडजेक्टिव का काम। ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई और थर्ड फॉर्म होगी तभी वो एडजेक्टिव का काम कर पाएगी। याद रखना, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है वो भी एडजेक्टिव का काम कर लेती है। तो यहाँ पे अ चिल वाटर की जगह या अ चिल बियर की जगह अ चिल विंड की वजह से क्या करना है, आपको चिल्ड करना है। क्यों करना है, क्योंकि एडजेक्टिव की जरूरत है आपको। कौन से पार्ट में गलती हो जाएगी, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। चलिए भैया, बहुत शाबाश, मजा आ गया, बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट थोड़ा फास्ट है ना, मजेदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। इसको भी डिस्कस करेंगे, फटाफट इसका आंसर करेंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, कलकत्ताज MBA प्रोग्राम इज रिगार्डेड एज द फाइनेस्ट इन द कंट्री। सबसे फाइनेस्ट जो है प्रोग्राम है MBA, वो भी कहाँ से, IIM कलकत्ता से। तो बताएंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है ना, थोड़ा फास्ट। बताओ भाई जल्दी। तो देखो इसमें क्या प्रॉब्लम है, मैंने आपको नाउन पढ़ाया होगा, अगर नहीं पढ़ाया दोबारा समझा देता हूँ। पढ़ाया तो मैंने सब कुछ है, लेकिन आपने अगर नहीं पढ़ा है तो मैं समझा देता हूँ कि मैंने वहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस लगाना सिखाया था नाउन एंड केसेस में, एक एपोस्ट्रोफी साइन लगाना सिखाया था। तो एपोस्ट्रोफी एस जो होता है वो नॉन लिविंग में, सॉरी लिविंग नाउन में लगाते हैं, लिविंग नाउन में, वो भी सिंगुलर, सिंगुलर लिविंग नाउन, तब हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करेंगे। प्लूरल लिविंग नाउन है या हिसिंग वर्ड है तो एपोस्ट्रोफी साइन यूज़ करते हैं, लेकिन ऑफ हम लगाते हैं जब नॉन लिविंग की बात होती है। वहाँ पर अगर आपको पोजीशन दिखाना है तो ऑफ लगाते हैं नॉन लिविंग के लिए, ठीक है। यहाँ पर देख लो एपोस्ट्रोफी एस जो है वो किस पे लगा हुआ है, कलकत्ता पे जो है, कलकत्ता जो है वो एक नॉन लिविंग नाउन है, ठीक है। तो आप इस पर एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते। तो आपको क्या करना है, इधर जो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, जो भी सब्जेक्ट है, इसको पहले लिखना है, इसको बाद में लिखना है जिसका पोजीशन है, और बीच में ऑफ लगाना है, और पहले वाले जो नाउन है उससे पहले द का यूज़ करते हैं। तो ये टोटल मिला के क्या हो जाएगा, मैं आपको कंप्लीटली यहाँ पे लिखा के दिखाता हूँ, लिख के। तो MBA प्रोग्राम को पहले लिखना है, MBA प्रोग्राम, MBA प्रोग्राम को पहले लिखना है। और MBA प्रोग्राम कहाँ का है, कौन सी कंपनी, कौन सी यूनिवर्सिटी का है, वो है IIM, क्या है, IIM कलकत्ता, ठीक है, IIM कलकत्ता MBA प्रोग्राम। तो अब इन दोनों के बीच में इस चीज पर पोजीशन है किसका, इसका, तो इसके बीच में आपको ऑफ लगाना पड़ेगा, MBA प्रोग्राम ऑफ IIM कलकत्ता। आपको इसमें एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना था। कौन से पार्ट में गलती हो जाएगी, पहले पार्ट में। आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, शानदार। अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है, आराम से बता सकते हैं। देखिए यहां लिखा हुआ ही फील्स हिज ट्रबल्स एज मच और इवन मोर देन दे। वो फील करता है अपनी प्रॉब्लम्स को एज मच, बहुत ज्यादा, और या फिर उससे भी ज्यादा जितना वे सोचते हैं या वो करते हैं, ठीक है। जल्दी बताएंगे फटाफट से इसका आंसर।
चलिए मैं बता देता हूँ, है ना। ही फील्स हिज ट्रबल्स एज मच। देखो जब आप कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री आप पढ़ोगे एज और सो एज, एज और सो एज, तो यहाँ पर आपको जो भी एडजेक्टिव लिखना है वो एज और सो एज के बीच में ही लिखना होता है। आधा लगा के ऐसे नहीं लिख सकते, तो यहाँ पर आपको एज मच अकेला नहीं लिखना है, एज मच एज लिखना होता है, ठीक है। और इवन मोर, तो कौन से पार्ट में हो जाएगा? सेकंड पार्ट में। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आराम से बता सकते हैं आप इसका आंसर, ठीक है। सेकंड पार्ट में गलती हो जाएगी, ठीक। अरे चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश भैया, शानदार, शानबाद कर दिया ना, अरे बहुत बढ़िया भैया, मज़ेदार, ठीक है, सही है सबका आंसर। सेकंड सबका सेकंड है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखें, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा है यहाँ पे? यू मस्ट आइदर बी रेगुलर विद योर स्टडीज एंड स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड बिफोर द एग्जामिनेशन। अभी मैंने क्या पढ़ाया था आपको, एक दो दिन पहले ही, दिवाली से 2 दिन पहले, 1 दिन पहले कंजंक्शन पढ़ाया था। सेम क्वेश्चन है, आराम से बता सकते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आपको ज़्यादा दिमाग में नहीं लगाना होगा। जल्दी बताएंगे फटाफट, थोड़ा सा फास्ट। देखिए, यू मस्ट आइदर बी रेगुलर, ठीक। आइदर के साथ क्या आता है कंपैरिजन में? कोरिलेटिव कंजंक्शन आइदर के साथ और आता है, ठीक है। इसने क्या कर दिया, और इनके साथ में सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आता है, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, ये बताया था मैंने। तो देख लो, आइदर के बगल में क्या लिखा हुआ? बी, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। आइदर बी रेगुलर, बी रेगुलर से पहले आइदर लिखा हुआ है, तो आगे जो भी वर्ब होगी उससे पहले आपको और लगाना है। तो ये आपकी वर्ब है, ये आपकी वर्ब है, इससे पहले आइदर लिखा हुआ, इससे पहले क्या लिखा हुआ? एंड। जबकि कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या आता है? और बहुत ही सिंपल से भी सिंपल, एंड की जगह क्या करना था आपको? और करना था, बस यही करना है और कुछ नहीं करना। कौन से पार्ट में गलती है? थर्ड पार्ट में गलती है, सी पार्ट में, यानी कि इसका आंसर थर्ड हो जाएगा, सी या फिर थर्ड, कुछ भी बोल लो, ठीक। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आप कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही मजेदार और शानदार, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, कोई फालतू क्वेश्चन नहीं है। सेक्शन सिलेक्शन ऑफिसर है ना, 2001, बताइए जल्दी से। नो सूनर आई हैड स्पोकन देन ही लेफ्ट नो एरर। छोटा सा पॉइंट है लेकिन मजेदार, सीखने लायक है। आप बता सकते हैं मुझे, उसका आंसर भी करके बता सकते हैं। एक साइड हो जा रहा हूं, अगर आप बताना चाहो तो जल्दी बताएंगे फटाफट सभी लोग। देखो, नो सूनर एक वर्ड होता है, नो सूनर, ठीक है, जिसके लिए आपको 2-3 पॉइंट याद रखने हैं। एक कि ये नेगेटिव होता है, तो गलती से भी इसके साथ नॉट नहीं आना चाहिए, ठीक। दूसरा क्या होता है कि इसके साथ जब सेंटेंस से स्टार्ट होगा, से क्या होगा? स्टार्ट, तो वो सेंटेंस इन्वर्जन लेगा। क्या लेगा? इन्वर्जन लेगा, ठीक है। इन्वर्जन क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखना होगा सेंटेंस के अंदर, ठीक। और तीसरा पॉइंट होता है इसके साथ कंजंक्शन देन। अब सारी की सारी चीज़ें मैच कर लो, इसमें कहीं पर नॉट है? नहीं है, तो ये सेंटेंस जो पहला पार्ट है कंप्लीट हुआ। नो सूनर से स्टार्ट हो रहा है, मतलब सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, इन्वर्जन लेगा, इसको पहले लिखना होगा, इसको बाद में लिखना होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हैड, फिर आई, फिर स्पोकन, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद कंजंक्शन में बड़ी प्रॉब्लम होती है, यहाँ पर THEN नहीं करना है। देन सुनने में अच्छा लग रहा होगा, लेकिन THAN करना है, याद रखना। देन नहीं लगाते हैं, देन लगाते हैं। THAN होता है, THEN नहीं होता है, गलती से भी, ठीक है ना। चलिए, वेरी गुड, शाबाश, वेल डन। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। सिंपल से भी सिंपल, आराम से बता सकते हैं। क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर? यू मस्ट आइदर टेल मी द होल स्टोरी और एटलीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट। या तो आप मुझे पूरी बता सकते हैं, या कम से कम एटलीस्ट आप उसका पहला आधा पार्ट बता सकते हैं, आधा पहला स्टार्टिंग का आधा पार्ट बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 चीज़ों के बीच में क्या हो रहा है? एक तो होल स्टोरी हो गई, एक आधा। या तो आप पूरी बता सकते हैं या आधी बता सकती हैं, लेकिन इससे पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? एटलीस्ट ये पूरा होगा यहाँ से यहाँ तक, एटलीस्ट हाफ, तो इससे पहले और लगा हुआ है, ठीक है। एक कंपैरिजन होता है
एक कोरिलेटिव कंजंक्शन होता है, आइदर और, नाइदर, नॉट, नॉट ओनली, बट ऑल्सो। इनके साथ में सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। क्या होता है? सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब देख लो और के बगल में क्या लिखा हुआ है, एटलीस्ट हाफ मतलब आधा, और एटलीस्ट होल। तो इन दोनों के बीच में देख लो, इसके बगल में जो है और है, तो इसके बगल में क्या होना चाहिए? आइदर होना चाहिए। मतलब यहाँ पर आइदर होना चाहिए, लेकिन आइदर कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ पर। आपको यहाँ से हटा करके यहाँ करना है। तो पहले वाले पार्ट में गलती हो जाएगी, यू मस्ट टेल मी आइदर द होल स्टोरी और एटलीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट। चलो, समझ में आ गया ना? वेरी गुड। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 14, सिंपल से भी सिंपल क्वेश्चन है, आराम से बता सकते हैं। प्रोनाउन की गलती है, आई एंड टीना विल गो टू द मार्केट इन द इवनिंग, वो भी इवनिंग में, है ना। जाएंगे कौन कौन? मैं और टीना। कहाँ? मार्केट। क्या करने जाएंगे? पता नहीं। तो बताइए जल्दी से, सिंपल से भी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, आंसर मैं आपको बता ही दूंगा, एक्सप्लेनेशन आप जल्दी थोड़ा ट्राई कीजिए। हाँ सही है। चलो, पहले पार्ट में गलती है, वेरी गुड, शाबाश। फर्स्ट पार्ट में गलती है, लेकिन गलती क्या है मैं बताता हूं। प्रोनाउन के 3 केस होते हैं, 3 पर्सन होते हैं, 1 2 3 और 2 3 1, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड और सेकंड थर्ड फर्स्ट। लेकिन इनको आप 2 तरीके से लगा सकते हैं सीक्वेंस में। कैसे? जब सेंटेंस में कोई अच्छा काम होता है या बुरा काम होता है। अगर गुड सेंस है, अच्छा सेंस है, बुरा सेंस है, ठीक है। अगर बुरा सेंस है, बैड सेंस है या नेगेटिव सेंस है, आप बोल सकते हैं नेगेटिव सेंस। जब बात करते हैं नेगेटिव सेंस की, तो वहां पर हम 1 2 3 यूज करते हैं। अगर अच्छे सेंस की बात करते हैं, पॉजिटिव सेंस की, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं? 2 3 1। तो यहां पर देखो, आई जो है ये फर्स्ट पर्सन है और टीना जो है वो थर्ड पर्सन है। जब कोई पर्सन गायब होता है तो उनको एक को हटा देते हैं, लेकिन एक ही पर्सन के 3 प्रोनाउन या 2 प्रोनाउन होंगे तो उनको चेंज नहीं करेंगे। लेकिन एक से ज्यादा पर्सन होने चाहिए, 2 पर्सन या 3 पर्सन, तो उनको किस तरीके से चेंज करते हैं? इस तरीके से सीक्वेंस में लगाते हैं। विल गो टू द मार्केट, अच्छा काम हो या बुरा काम, कोई गलत सेंस तो है नहीं है, मार्केट जा रहे हैं तो मार्केट जा सकते हैं, पॉजिटिव सेंस है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर लगाना आपको 2 3 1। 2 तो इसमें है नहीं है, 3 है और 1 है, तो 3 को पहले लिखेंगे, 1 को बाद में लिखेंगे। यहाँ पर हो जाएगा टीना एंड आई। क्या हो जाएगा? टीना एंड आई। ठीक है, इस तरीके से फर्स्ट पार्ट में गलती हो जाएगी। चलिए, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद आता है आपका 15। मजेदार क्वेश्चन है, आंसर करके सभी लोग बताएंगे, और इसके अंदर जो भी मैं समझाने वाला हूं वो भी आपको समझ में आना चाहिए। ही टेक्स पेन ओवर हिज वर्क। बच्चा क्या करेगा? सेंटेंस पढ़ के ही अपना दिमाग खोजना और ऐसे करना खुजाना शुरू कर देता है ना। एसएससी सीपीओ 2009 का क्वेश्चन है। ठीक है, सीपीओ, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, सीपीओ का आंसर है जो क्वेश्चन है। जल्दी बताएं फटाफट से, क्या प्रॉब्लम? ही टेक्स पेन ओवर हिज वर्क। अपने काम के प्रति उसने क्या लिया? टेक्स पेन मतलब दर्द। कोशिश करो, फिर मुझे आंसर करो जल्दी। ही टेक्स पेन। अब इसको बच्चा देख के ही परेशान हो रहा है, सर पेन ओवर हिज वर्क, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आपने पढ़ा नहीं होगा। एक वर्ड होता है पेन और एक होता है पेन। मैंने शायद आपको नाउन में पढ़ाया था कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनमें एस लगाते ही उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। हर नाउन में एस लगा करके उसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। जैसे मैंने आपको बताया था वाटर, वाटर जो है अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसका प्लूरल नहीं बन सकता। तो इसका प्लूरल नहीं बन सकता ये ठीक है, लेकिन इसमें एस नहीं लगता, ये गलत है। एस तो लग सकता है लेकिन इसका प्लूरल नहीं बन सकता। तो पानी रहेगा, चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो। लेकिन जब समुद्र की बात करेंगे तो उसको वाटर्स बोलते हैं। ये अपने आप में अलग से एक वर्ड होता है जिसमें एस लगा होता है पहले से। सेम कंडीशन यहाँ पे होती है, ये भी एक नाउन है, ये भी एक नाउन है, लेकिन यहाँ पे जो पेन है इसका मतलब होता है दर्द। ये भी नाउन है अनकाउंटेबल, लेकिन इसमें एस लगा दिया तो इसका मतलब होता है संघर्ष। क्या होता है?
संघर्ष, स्ट्रगल। तो यहाँ पे जो अपने काम के प्रति वो संघर्ष की बात कर रहा है या दर्द की बात कर रहा है ना? उसने दर्द लिए हैं या काम किए, मतलब स्ट्रगल किए। तो आपको पेन की जगह पर क्या करना है? पेन्स करना है बस, और कुछ नहीं करना। कौन से पार्ट में? सेकंड पार्ट में गलती हो जाएगी। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया भैया मेरे साथी, बहुत बढ़िया, शानदार, वेल डन। समझ में आ गया ना? जो चीज नहीं आती उसको सीख लिया करो। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16। टू माई ओपिनियन एडवर्टाइजमेंट्स आर मोर हार्मफुल देन बेनिफिशियल। मेरे हिसाब से या मेरे अकॉर्डिंग या मेरे ओपिनियन के हिसाब से जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं वो फायदेमंद से ज़्यादा नुकसानदायक ज़्यादा होते हैं। ऐसा कोई सेंटेंस लिखने वाला बोल रहा है, मेरा विचार नहीं है। तो आंसर करके बताएंगे इसमें भी कहीं कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है या नहीं। जल्दी बताओ फटाफट, 10 से 15 सेकंड का टाइम होता है। जब कोई बात करता है अपने ओपिनियन की, अपने विचारों की, तो वहां पर टू जो प्रेपोजिशन लगा होता है ये इनएप्रोप्रिएट होता है। पहले वाले पार्ट में गलती है। कभी भी अपने विचारों की बात करो तो टू माई ओपिनियन नहीं बोलते हैं, इन माई ओपिनियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन माई ओपिनियन। ठीक है, तो पहले वाले पार्ट में ही गलती है। टू माई ओपिनियन की जगह क्या करना है? इन माई ओपिनियन, मेरे ओपिनियन के हिसाब से या मेरे अकॉर्डिंग। तो पहले वाले पार्ट में गलती हो जाएगी। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है और कुछ लोग आंसर भी करेक्ट कर रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से। चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश, शानदार, वेल डन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन से फटाफट जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। पहले इसको पढ़ो, फिर थोड़ा दिमाग लगाओ कौन से टॉपिक का है और फिर प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है देयर वुड हैव बीन अ डिजास्टर। डिजास्टर मतलब होता है आपदा। एंड फॉर योर प्रॉम्प्ट एक्शन, एंड फॉर योर प्रॉम्प्ट एक्शन। अभी मैं बताऊंगा, इसमें मजेदार क्वेश्चन है और प्रपोजिशन की गलती है और मजेदार क्वेश्चन है, एक्सेप्शनल पॉइंट है। फटाफट से बताएंगे, अगर कोशिश करके देख लो, आपको आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो फिर मैं खड़ा हूं यहाँ पर, टेंशन नहीं लेना है, बढ़िया तरीके से समझा दूंगा डिटेल में। वो भी बताओ, एक तरफ हो जाऊं, पढ़ो आराम से। देखो, एक प्रेपोजिशन होता है बट, मतलब बट जो होता है वैसे एक्चुअली कंजंक्शन होता है, लेकिन आप इसको प्रेपोजिशन की तरह भी यूज कर सकते हैं। मतलब इसके बगल में भी एक नाउन या प्रनाउन हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब होता है लेकिन या क्योंकि, ऐसे भी होता है, लेकिन भी होता है, क्योंकि भी होता है। इसका मीनिंग दो है। अगर प्रेपोजिशन की तरह यूज करोगे तो इसका मतलब होता है बिकॉज, यानी कि क्योंकि, है ना। और एक होता है फॉर भी प्रेपोजिशन होता है, लेकिन जब इन दोनों को मिला देते हैं इसका मतलब होता है के लिए, इसका मतलब होता है के लिए। लेकिन जब इन दोनों को मिला देते हैं बट फॉर को भी एक साथ आप यूज कर सकते हैं। इसका मीनिंग होता है बट फॉर पूरे को मिला करके अगर आप लिखते हो कहीं पे बट फॉर, तो इसका मतलब होता है विदाउट। क्या मतलब होता है इसका? विदाउट, मतलब के बिना, के बिना। और अगर आपको इसकी गलती कहीं पर मिलती है बट फॉर की, तो हमेशा ही आपको एंड फॉर जगह पर आपको लिखा मिलेगा एंड फॉर। तो कभी भी फॉर और एंड दोनों एक साथ नहीं आ सकती, या तो अकेला एंड आएगा या अकेला फॉर आएगा, या फिर दोनों को अगर एक साथ यूज करोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो एंड फॉर को हटा करके आपको क्या यूज करना होगा? बट फॉर, क्योंकि उसका मीनिंग हो जाता है विदाउट। अगर इसका सेंस आता है तो हमेशा ही आपको बट फॉर का इस्तेमाल करना है। देख लो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देयर वुड हैव बीन अ डिजास्टर। वहां पर एक डिजास्टर हो चुकी होती, मतलब फ्यूचर परफेक्ट की बात कर रहे हैं, परफेक्ट कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं, या परफेक्ट की बात कर रहे हैं कि वहां पर एक डिजास्टर मतलब एक आपदा आ चुकी होती, अगर तुमने तुरंत एक्शन नहीं लिया होता। तुरंत मतलब प्रॉम्प्ट का मतलब होता है तुरंत, इंस्टेंटली। इसका मतलब होता है तुरंत, इंस्टेंटली जब कोई एक्शन नहीं लिया होता अब तक, तो वहां पर एक आपदा आ चुकी होती, एक विकट आपदा आ चुकी होती। ठीक है, देयर वुड हैव बीन
अ डिजास्टर एंड फॉर योर प्रॉम्प्ट एक्शन, एंड फॉर योर प्रॉम्प्ट एक्शन मतलब आपके प्रॉम्प्ट एक्शन के बिना। तो यहां पर देख लो फॉर से पहले क्या लिखा हुआ है, एंड फॉर। एंड फॉर कोई वर्ड नहीं होता है, बट फॉर होता है, आपको एंड की जगह बट करना है, ठीक है। बट फॉर का मतलब होता है विदाउट, तो यहां पर आंसर हो जाएगा सी, थर्ड। बहुत बढ़िया, शानदार। तो समझ में आ गया ना। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18। इफ आई वॉज, सिंपल से सिंपल गलती है, सिंपल से सिंपल प्रॉब्लम है, आराम से बता सकते हैं, मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। इफ आई वॉज यू आई वुड नॉट अटेंड द फंक्शन, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इस फंक्शन को अटेंड नहीं करता, ठीक है। और इसमें क्या प्रॉब्लम है जल्दी बताएंगे 10 सेकंड में फटाफट से, फिर मैं आपको आगे समझाता हूं इसमें प्रॉब्लम क्या है। जल्दी जल्दी बताइए फटाफट भैया। इमेजिनरी सेंटेंसेस जानते हो क्या होते हैं? इमेजिनरी सेंटेंसेस होते हैं जिन सेंटेंसेस में एज इफ, एज दो, आई विश, एज इफ, देखो एज इफ, एज दो, आई विश, वुड दैट, या फिर इफ, इस टाइप के अगर कहीं पर वर्ड मिलते हैं आपको तो समझ लो वो इमेजिनरी सेंटेंसेस हैं। और उन सेंटेंसेस के अंदर जब आपको वर्ब यूज करनी होती है तो इकलौती एक हेल्पिंग वर्ब होती है वर, जिसको हम इमेजिनरी सेंटेंस में यूज करते हैं। यहाँ पर इफ दिया है, इमेजिनरी सेंटेंस आपको वॉज का इस्तेमाल नहीं करना है, वर भले ही यहाँ पर चाहे कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, ठीक है। आई की जगह पर भी कुछ भी हो उससे भी कोई मतलब नहीं, आपको वॉज को हटा करके वर्ब करना ही पड़ेगा। कौन से पार्ट में गलती हो जाएगी? पहले वाले पार्ट में आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 एंड सेकंड लास्ट, 19th। द वेज ऑफ कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन है उसके वेज की बात हो रही है। ऑफ से जब भी नाउन दो जुड़े होते हैं तो पहले वाले नाउन के हिसाब से ही आगे सब कुछ होता है। जो भी वर्ब लगाओगे वो किसके हिसाब से लगाएंगे? हैज चेंज्ड ड्रामेटिकली सिंस द लास्ट सेंचुरी। तो जब भी ऑफ, यहां पर मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। एक नाउन यहां पर लिखा हुआ है, एक नाउन इधर लिखा हुआ है, बीच में ऑफ लगा हुआ है, ठीक। तो यहां पर पहली बात ये नाउन होगा आपका प्लूरल, लेकिन ये हमेशा नहीं होता है, लेकिन मोस्टली होता है, ठीक है। और आगे लगानी है आपको वर्ब या फिर आगे लगाना है आपको कोई प्रोनाउन। तो इससे पहले वाला जो नाउन होता है ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, फिक्स नहीं है। आगे जो भी वर्ब या प्रोनाउन कुछ भी लगाना चाहते हो ये हमेशा ऑफ से पहले वाले नाउन के हिसाब से ही लगता है, ठीक है। तो देख लो आगे जो भी वर्ब है ऑफ से पहले वेज है, बहुत सारे वेज हैं तो यहाँ पर हैज यूज नहीं होगा, क्योंकि जो हैज है वेज के लिए आ रहा है, आपको हैव करना पड़ेगा, ठीक है ना। आंसर कौन से पार्ट में हो जाएगा? सेकंड वाले पार्ट में आंसर हो जाएगा सेकंड। बहुत बढ़िया, चलिए वेल डन, शाबाश। एक और क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन है, और पूरा का पूरा जोश आपको उस क्वेश्चन में देखना चाहिए। जितने पटाखे दिवाली पे चलाए हैं और जितनी मिठाइयाँ खानी हैं सारी की सारी भड़ास इसी पे निकाल दो। लास्ट क्वेश्चन है, सारी भड़ास निकाल दो, सारे पटाखे बचे हुए हैं उनको इसी पे फोड़ दो, जल्दी पढ़ लो। यहाँ क्या लिखा हुआ है? सी क्रॉस्ड द रोड, उसने रोड क्रॉस किया, विदाउट लुकिंग, बिना देखे, एंड और वॉज नॉक्ड डाउन। नॉक्ड डाउन का मतलब होता है ठोक गया, मतलब कोई जब गाड़ी वाला ठोक जाता है बाय द कार, एक कार के द्वारा या बाया कार। तो पहली बात तो सी क्रॉस्ड मतलब पास्ट की बात हो रही है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। उसने रोड को क्रॉस किया, ठीक है, बिना देखे, इसीलिए कार के द्वारा उसको क्या किया गया? नॉक डाउन किया गया। तो नॉक डाउन जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और स्टार्टिंग में वर्ब की सेकंड फॉर्म। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आधा सेंटेंस पास्ट में है, आधा प्रेजेंट है, तो समझ लो वो गलत है। कभी भी आधा सेंटेंस प्रेजेंट आधा पास्ट में हो तो गलत है, आधा पास्ट आधा फ्यूचर है तो भी गलत है, ठीक है। अगर पूरा पास्ट में है दोनों पार्ट तो सही है, या फिर पास्ट फ्यूचर और प्रेजेंट है तो भी सही है। लेकिन पास्ट एक तरीके से जहर का काम करता है, वो जिस पार्ट में ऐड हो जाता है वही गलत हो जाता है। पास्ट को सेपरेट रखिए और पास्ट को भुला दीजिए, वरना पास्ट आपको पास्ट बना देगा। समझ में आ रहा है ना?
तो पास्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट ना लेकर के थोड़ा प्रेजेंट और फ्यूचर की तरफ देख लो। बहुत तरह के लोग आपको दुनिया में मिल जाएंगे, उनसे भी अच्छे मिल जाएंगे जिनके बारे में पूरे दिन सोचते रहते हैं। ठीक है, तो शाबाश, बहुत बढ़िया है। आपको नॉक की जगह कुछ नहीं करना, बस नॉक्ड ईडी ऐड कर देना है, सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है, बाकी सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है क्योंकि यहाँ पे वॉज लगा हुआ है। ठीक है, थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, वॉज नॉक्ड। सॉरी, हाँ, एक तरीके से पैसिव वॉइस हो गया है, तो यहाँ पर वैसे भी आपको नॉक की जगह नॉक्ड यूज़ करना पड़ेगा। इसका इससे भी कनेक्शन ना करोगे तब भी यहाँ पे वॉज लगा हुआ है। पास्ट तो है ही है, लेकिन प्लस वॉज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है पैसिव वॉइस के अंदर वायगर। क्लियर? तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर, फाइनल क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर आप लोगों को मिल चुका है। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई भी कुछ भी बोलना चाहते हो, उसका रिस्पॉन्स कैसा रहा क्लास का, वो मुझे आप बता सकते हैं। ठीक है, क्लास में कहीं कोई प्रॉब्लम थी वो मुझे बता सकते हैं। इसी पॉइंट को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास को लाइक करके जाइएगा अगर कुछ अच्छा लगा हो तो, और जिनको ज़रूरत है उनको मेरी क्लास को सजेस्ट कीजिए, जोड़िए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, उनको पढ़ाइए, उनको समझाइए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नया इंटरेस्टिंग मज़ेदार लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद एंड